ना अब न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जो हैं वो शुगर सेक्टर से बातचीत करने के लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में चीनी सेक्टर में काफ़ी एक्शन रहा है। घरेलू मार्केट में चीनी के दाम काबू में रखने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। साथ ही चीनी मिल संगठन इस्मा में मौजूदा साल में चीनी उत्पादन घटाने का अनुमान भी जताया है। चीनी सेक्टर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्मा के प्रेसिडेंट मंडावा प्रभाकर राव सर। राव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इस सेक्टर में बहुत सारी बज़ हाल फिलहाल में देखने को मिली है, चाहे बायोफ्यूल को लेकर हो, चाहे प्रोडक्शन कट करने को लेकर हो, इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर हो, प्राइस रेगुलेशन को लेकर हो। अभी चल क्या रहा है सेक्टर के अंदर, क्या सिचुएशन है? आप सही तरीके से आंकते हो सेक्टर को, वेटरन हो आप, कैसे देख रहे हो सेक्टर में क्या सिचुएशन है अभी? प्रभाकर सर आप अनम्यूट सॉरी नमस्कार। इस साल बारिश कुछ कम होने से पिछले साल के कंपेयर में 366 लाख टन्स का जो उत्पादन था, तो वहां से घट करके करीब 324 लाख टन्स का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और सरकार ने, हम लोग इंडस्ट्री वालों ने काफी कुछ कैपेसिटी क्रिएट किया इथेनॉल का, सिरप से भी और बी हेवी मोलासेस से या सी हेवी मोलासेस से, तीनों से। तो इस साल कुछ डाइवर्शन सरकार ने कम कराया, 17 लाख टन चीनी तक इसने सरकार ने इसको लिमिट किया, जिसका वजह से अभी कुछ इथेनॉल का कैपेसिटी में कुछ कम पड़ रहा है, लेकिन चीनी का अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इथेनॉल का डाइवर्शन कम कराने से जो शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है वो मोर देन एंडिंग स्टॉक आज के दिन हमारा एस्टिमेट है पिछले साल से भी ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि करीब 10-12 लाख टन और सरकार इथेनॉल के लिए डाइवर्शन परमिट कर सकती है आने वाले दिनों में, ये हम लोग को उम्मीद है। तो प्रभाकर सर, क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, तो प्राइसिंग को लेकर क्या थोड़ा सा कंसर्न माने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट की उम्मीद है नहीं, बहुत ज़्यादा डेफिसिट की उम्मीद है नहीं, तो प्राइसिंग को लेकर कुछ फेरबदल की उम्मीद हम लगा सकते हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर शुगर प्रोडक्शन कट होता है तो किन किन स्टेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से थोड़ा सा डेफिसिट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है? ये बारिश का असर हमेशा महाराष्ट्र और कर्नाटक और दक्षिण के जो स्टेट्स में ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश का काफी स्टेबल है। 6 साल से भी इस साल प्रोडक्शन लगभग सेम रहेगा या कुछ ज्यादा भी रह सकता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना इस प्रांत में थोड़ा कम होने का संभावना है। ओके। और प्राइसिंग को लेकर क्या एक्सपेक्ट करके चले हम? प्राइसिंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस को एक रेंज पे रखने के लिए सरकार ने इथेनॉल का प्रोडक्शन कम कराया, इसलिए चीनी का भाव पे कोई ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भाव तो लगभग लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा। ओके। प्रभाकर सर, क्योंकि आने वाले समय में अभी भी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, उसके बाद उन्होंने एक बैठक करी तमाम रिप्रेजेंटेटिव से और उसके बाद उसको फैसला लेते हुए दिखाई पड़ा। कुछ और डेवलपमेंट्स यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आने वाले समय में गवर्नमेंट साइड से? ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है ये काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, तो अपना देश के लिए और विश्व के लिए भी, क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ने से जो एनवायरनमेंट जो इफेक्ट है वो एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेस कार्बन, उसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी ये इनिशिएटिव है। तो अपना देश में गन्ना का प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग इंडस्ट्री वाले कुछ सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के बाकी राज्य में जो गन्ना का जो ऊपर नीचे होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मानसून, तो उसको कम करने के लिए हम लोग काफी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये करने से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। ओके। और भारत में क्या है कि हमारा जो देश का जो डिमांड है चीनी का, उससे काफी ज्यादा अपने देश में बन रहा है, इसलिए जो चीनी का जो इस्तेमाल करने वालों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा उम्मीद है। तो प्रभाकर सर, क्योंकि इस सेक्टर में पहले एक ट्रेंड रहता था कि सिर्फ शुगर
को दो तरीके से हम आंकते थे, लोकल प्रोडक्शन को लेके, लोकल कंजम्पशन को लेके और उसके बाद एक्सपोर्ट को लेके। अब ये हिस्सा 4 हिस्सों में बढ़ चुका है। पहले लोकल प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट वाला हिस्सा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग अलग हिस्सा आ चुका है, और प्लस अल्कोहल्स की तरफ से भी वो कंपनियां डिमांड करने लग गई हैं। सो अब इसकी रीडिंग कैसे करेंगे पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में, और आगे चल के ये कितना ब्लेंड बदलता हुआ और आप देख रहे हो? एक्सपोर्ट का तो आज के दिन एक्सपोर्ट का अगर परमिशन मिलता है तो बाहर का भाव काफी ज्यादा है इंडिया का भाव से, करीब 20 रुपया का फर्क है। अगर हमको एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है तो 20 रुपये ज्यादा हम हमको भाव मिलने का चांसेस है। लेकिन देश का जो रिक्वायरमेंट है उसको रखते हुए सरकार ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोक लगाया। और हम लोग समझते हैं कि आने वाले साल में एक्सपोर्ट्स का शायद ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा अपना देश में, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी काफी बड़ा है देश में और उसका इम्पोर्टेंस भी काफी ज्यादा है। इसलिए हम समझते हैं कि देश का रिक्वायरमेंट पूरा करके बाद में इथेनॉल प्रोड्यूस करने में ज्यादा इंडस्ट्री का एफर्ट्स रहेगा आने वाले सालों में। तो प्रभाकर सर, इंडस्ट्री में अभी क्या सिचुएशन है? मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग का रियलाइजेशन ज्यादा बेटर दिख रहा है या एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ज्यादा बेटर दिख रहा है? अगर सरकार परमिट करती है तो एक्सपोर्ट में तो 20 रुपए ज्यादा मिलने का संभावना है। तो इथेनॉल से काफी ज्यादा मतलब उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। ओके, लेकिन क्योंकि वो रेगुलेटेड है इसलिए अभी के लिए ये मान के चले कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक सेल्स और साथ साथ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, ये ब्लेंडिंग, पेट्रोल ब्लेंडिंग, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर दिख रहा है, राइट? ये मतलब राइट, नेशनल इंटरेस्ट और इंडस्ट्री का इंटरेस्ट हम लोग अलाइन करके काम कर रहे हैं। तो इसलिए यही सही रहेगा। ओके, लोकल प्रोडक्शन एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो एक और चीज, मतलब प्रभाकर से मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ कि रिसेंटली इस्मा के नाम में भी बायो एनर्जी को आपने जोड़ा है। हालांकि इसके शॉर्ट फॉर्म में कोई फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन इसकी फुल फॉर्म में जरूर बदलाव हो गया है। तो पहले इंडियन शुगर एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन होता था, बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हो गया है। सो बायो एनर्जी विद टाइम एक बहुत इमर्जिंग फील्ड दिख रहा है क्या पूरे स्पेस के लिए? हाँ, देश का जो टारगेट्स है, जो मिशन है, कंट्री का जो मिशन है, तो ग्रीन फ्यूल का मिशन, तो उसको लेते हुए हम लोग का आने वाले सालों में करीब 30-40% रेवेन्यूज बायोफ्यूल से आने का संभावना है। तो इसलिए हम लोग ये डिसीजन लिया। ओके, और रिसेंटली क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एक बैन लगाया था शुगर केन को लेके, उसको लिफ्ट भी किया। एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है कि उससे कुछ रिलीफ आया है शुगर कंपनियों को, लेकिन क्योंकि आप इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, सो क्या रिलीफ पूरी तरह से है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है या एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे है? कैसे माने इसे हम? मतलब जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो हुआ केन प्रोडक्शन और चीनी का उत्पादन का बेसिस पे, सरकार ने 17 लाख टन तक एलो किया सिरप से और बी हेवी मोलासेस से इथेनॉल बनाने के लिए। अभी जो रिसेंट जो प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट्स आ रहा है उसका बेसिस पे हम लोग अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कम से कम 10 लाख या 12 लाख टन और एलो करने के लिए। ऐसा एलो करने से जो क्लोजिंग स्टॉक है फिर भी वो कंफर्टेबल रहेगा, और एक तरफ दूसरा तरफ हम किसान का जो पेमेंट करना है गन्ना के लिए उसका भी हम टाइमली कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा अभी गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन रहा कि और कम से कम 10-12 लाख टन डाइवर्शन टू इथेनॉल परमिट करने के लिए हम लोग पूछ रहे हैं। तो सर, प्रभाकर सर, ये आगे क्या मार्च में या अप्रैल में ये वहां भी एक्सटेंड होने की उम्मीद लग रही है क्या आपको, जो एक्सटेंशन मिला है? ये मतलब दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तो इस साल हम लोगों का जो क्रशिंग है वो मार्च के आगे नहीं चलेगा। यूपी में शायद मार्च के बाद भी क्रशिंग रहने का चांसेस है, क्योंकि यूपी का उत्पादन बहुत बढ़िया है। ओके, एक और चीज़ प्रभाकर सर, क्योंकि अब हम इलेक्शन ईयर में हैं और आप एसेंशियल कमोडिटीज़ में डील करते हैं, वन किसान दूसरी तरफ है आपके पास, और प्राइस को रेगुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट वैसे ही बंद है। सो सिचुएशन बहुत टाइट स्पॉट में है पूरे इस साल के लिए। आप कैसे इस टाइट रोप पे अभी चल रहे हो? क्या आपने सोच के चल रहे हो इसके अंदर? ये तो मतलब चीनी का जो भाव है अगर आप देखेंगे तो बाकी कमोडिटीज का कंपेयर में अभी भी काफी सस्ता है। अगर आप इंडेक्सेशन करेंगे चावल के भाव से या गेहूं के भाव से या एडिबल ऑयल का भाव के कंपेयर में अगर इंडेक्सेशन करेंगे तो पिछले 25 साल में चीनी सबसे कम इसमें वृद्धि हुई। तो
इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी पैरिटी अगर आप देखेंगे, कमोडिटी पैरिटी में हम लोग काफ़ी नीचे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसको कुछ करेक्शन करना चाहिए। चीनी का जो भाव अभी जो 40-45 को हाई हम लोग जो समझ रहे हैं, ये एक्चुअल में हाई नहीं है। ये 50-60 तक भी रहा तो भी ये कंपेयर टू राइस, कंपेयर टू एडिबल ऑयल एंड कंपेयर टू व्हीट, गेहूं, मतलब ये पैरिटी में रहेगा। तो देयरफॉर इसके बारे में थोड़ा एक करेक्शन ऑफ परसेप्शन भी हम लोग करने का जरूरत है, हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पीछे भी हम लोग काम करेंगे। ओके और इथेनॉल प्राइसिंग को लेकर अभी क्या सिचुएशन है सेक्टर के अंदर, वहां पर क्या रियलाइजेशन बेटर साइड पर है? इथेनॉल का प्राइसिंग तो दैट इज डिपेंड्स ऑन द एफआरपी। हमारा जो गन्ना का जो प्रोक्योरमेंट हम लोग करते हैं किसान से, तो अंडर द ईसी एक्ट वो भी उसका ऊपर भी रेगुलेशन है। तो कम से कम भाव जैसा गेहूं और चावल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो गन्ना में उसी को एफआरपी कहते हैं। एफआरपी देने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमारा हर फैक्ट्री किसान से गन्ना एफआरपी या उससे ज्यादा भाव देकर के लेते हैं। ओके तो अगर मान लीजिए चीनी का भाव बढ़ता है तो किसान के लिए फायदा होगा, क्योंकि एफआरपी भी बढ़ेगा। एफआरपी का बेसिस पे इथेनॉल का प्राइस का भी डिटर्मिनेशन होता है। ये सब कनेक्टेड है मतलब। तो जो भी अगर बेनिफिट होगा तो किसान को भी जाएगा बेनिफिट। ओके ओके लास्टली सर, एक बीच में और बस चला था कि 5% के आसपास आप जीएसटी की मांग कर रहे थे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को लेकर। सो टैक्सेशन सिस्टम, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे सेक्टर पे? तो विदेश का जो मॉडल हम लोग स्टडी किया, तो वहां पर हमारे यहाँ अभी आज के दिन इथेनॉल जो हम लोग बना रहे हैं वो एनहाइड्रस, मतलब उसमें से वाटर निकाल के जो बना के दे रहे हैं अभी। बाकी देशों में ये हाइड्रस इथेनॉल, मतलब थोड़ा पानी के साथ वो इथेनॉल का सप्लाई अभी डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा है। तो अगर वैसा सिस्टम आएगा तो डायरेक्ट इथेनॉल हम लोग मार्केट में हम लोग वितरण कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जिससे कंज्यूमर को भी फायदा होगा और फैक्ट्रियों को भी फायदा हो सकता है, साथ साथ किसान को भी फायदा होगा। क्योंकि हमारा मॉडल जो है, शुगर फैक्ट्री का मॉडल जो है, ऑल द कॉस्ट आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एफआरपी। जो भी फायदा होगा तो उसका जो मेजर शेयर जो है लगभग 70% के ऊपर वो फार्मर को जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस सेक्टर पे पूरी तरह से हमें क्लैरिटी देने के लिए, समझाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम डेवलपमेंट्स हमसे बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सेक्टर को लेकर आप पूरा आउटलुक प्रभाकर सर से समझ रहे थे और किस तरह की इंपॉर्टेंस बायोफ्यूल की है कि इस्मा के नाम में भी अब बायोफ्यूल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 30 to 40% रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे।